अस्सलाम वालेकुम बेटा। यूनिट 23 में आज हम पहली वर्कशीट करेंगे रिलेटेड विद एग्ज़ाम पेपर क्वेश्चन। अच्छा बेटा, एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल स्टार्ट में बता दूं। यूनिट 23 में जो कि आप लोगों को आइडिया होगा कि यहाँ पे हम एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन उसकी कैलकुलेशन करते हैं। यूनिट 27 वहाँ पे भी हमारे पास एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ग्रुप 2 कंपाउंड आता है, ग्रुप 2 सल्फेट, ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड। तो ड्यू टू दिस रीज़न उसके कुछ क्वेश्चन अंडर दिस टॉपिक आपको मिलेंगे। कोई ऐसे परेशान होने वाली बात नहीं है, उसकी मैं सेपरेट भी वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 विच इज़ पेपर 4 टू मार्च 2022 के पेपर का क्वेश्चन। एग्जामिनर यहाँ पे हमसे पूछ रहा है डिफाइन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, यहाँ पे ना स्टैंडर्ड की टर्म एग्जामिनर ने यूज़ नहीं की, सिंपल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एक स्कोर के लिए हम कोशिश करेंगे पूरी डेफिनेशन बेटा यहाँ पे लिखें। अच्छा, आप लोगों को आइडिया होगा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कैन बी एंडोथर्मिक, कैन बी एक्सोथर्मिक, तो इसलिए हम यहाँ पे टर्म यूज़ करते हैं चेंज इन एंथैल्पी when 1 mole of solute dissolve in water to form infinite डाइल्यूट सोल्यूशन। बेसिकली सॉल्वेंट जब एक्सेस में होता है तो ऑब्वियसली हमारे पास सोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होता है बेटा। तो ये चीज़ बेटा हमारे पास आ जाती है पहले नंबर पे। अब बेटा यहाँ पे नेक्स्ट हम चलते हैं। एग्जामिनर कह रहा है यूज़ द डेटा फ्रॉम द टेबल 1.1 कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड। अब बेटा सबसे पहले तो आपको आइडिया होना चाहिए कि हम एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, हम उसके लिए साइकिल कैसे बनाते हैं। आल्दो कि ये एक स्कोर का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको डिटेल इसलिए बताऊंगा कि कल को अगर आपके पास ज़्यादा स्कोर का क्वेश्चन है, आपको एनर्जी साइकिल बनाना पड़े तो आपको प्रॉब्लम ना हो बेटा। तो ये बेटा आपके पास है पोटाशियम आयोडाइड सॉलिड H2 लिक्विड में जब आप इसे डिज़ोल्व करेंगे इट इज़ चेंजिंग इनटू पोटाशियम आयन एक्वस प्लस बेटा आपके पास आयोडाइड आयन एक्वस। इस चेंज को हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अब बेटा अगर हम यहाँ पे लिखते हैं पोटाशियम आयन फिजिकल स्टेट गैसियस प्लस आपके पास आयोडाइड आयन फिजिकल स्टेट गैसियस प्लस यहाँ पे हम लिखते हैं H2O लिक्विड, तो आपको आइडिया होगा कि ये जो चेंज आपके पास आ रही है यानी गैसियस आयन, ये यहाँ पे मैं नेगेटिव चार्ज को दोबारा से लिख दूँ, अब प्रॉब्लम ना। गैसियस आयन आपके पास चेंजिंग इनटू एक्वस सॉल्यूशन, इसको बेटा हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ आयंस। और ये बेटा आपके पास गैसियस आयन चेंजिंग इनटू आयनिक सॉलिड, इस चेंज को हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ लेटिस एनर्जी। अब बेटा अगर हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करें तो आपको आइडिया होगा कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हेस लॉ के अकॉर्डिंगली हाइड्रेशन ऑफ आयन माइनस लेटिस एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ आयंस माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ लेटिस एनर्जी। तो अब बेटा हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं आपके पास जी। तो आपके पास एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ आयन में -322, ये बेटा आपके पास वैल्यू गिवन है पोटाशियम आयन की, प्लस इंटू आयोडाइड आयन की वैल्यू -293 माइनस इंटू लेटिस एनर्जी की वैल्यू बेटा आपके पास आ जाती है -629। इसको बेटा अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा +14। योर आंसर इज +14 किलो जॉल। बेटा डिटेल बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है, आपका ना सिर्फ कंसेप्ट
पूरा का पूरा कंसेप्ट रिवाइज हो जाए, बल्कि कल को अगर किसी किस्म का कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो बेटा। ये हो गया बेटा हमारे पास सेकंड पार्ट। नेक्स्ट बेटा आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है, सुजेस्ट द ट्रेंड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ लेटेस्ट एनर्जी ऑफ ग्रुप 1 आयोडाइड, लिथियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, पोटाशियम आयोडाइड, एक्सप्लेन योर आंसर। अब बेटा आप लोगों को आइडिया होगा कि हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट एनर्जी जो होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयन, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन, आप इसे यूं भी कह सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी ऑफ आयन एज वेल। अब बेटा चूंकि चार्ज ग्रुप 1 की मेटल आयन के ऊपर सेम है +1 तो इसका मतलब है साइज इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज होने से हमारे पास क्या होगा बेटा, लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज होगी। तो 2 स्कोर का क्वेश्चन है, हम यहाँ पे कंप्लीट डिटेल में लिखेंगे। डाउन द ग्रुप चार्ज डेंसिटी of group 1 metal ion, आप बेशक कैटाइन भी लिख सकते हो, डिक्रीजेस। आपको पता है ना बेटा क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है। अब जब साइज बड़ा होगा हमारे पास तो हम यहां पे लिखते हैं, सो इलेक्ट्रो, इसको स्पेसिफाई लाजमी करना है बेटा। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction between metal ion and iodide ion decreases। अब बेटे जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है जो हमारे पास एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी लेस, इट विल बी लेस एक्सोथर्मिक। So, standard enthalpy of latest energy becomes less exothermic। तो देखो बेटा आपके आंसर में हमने यहाँ पे 3 चीज़ों पे फोकस किया है। हमने यहाँ पे सबसे पहले रीज़न की बात की कि हमारे पास चार्ज डेंसिटी ऑफ ग्रुप 2 मेटल आयन ग्रुप 2 कैटाइन डिक्रीज हो रही है, और उसकी रीज़न ये है साइज ऑफ ग्रुप 1 मेटल आयन जो है वो बेटा आपके पास इंक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज, क्योंकि साइज जब बड़ा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है बिटवीन आयन, आपके पास मेटल आयन एंड आपके पास आयोडाइड। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट एनर्जी इट बिकम लेस एक्सोथर्मिक। ये तो था बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बेटा मैंने पहले भी आप सबको कहा हुआ है कि आप जब कभी भी ये क्वेश्चन वर्कशीट मेरे साथ किया करें तो आप पहले नंबर पे इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया करें, खुद से अटेम्प्ट किया करें बेटा, और फिर उसके बाद आपने डिस्कस करना है। तो ये बेटा बेशक आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें जी, 1 मिनट में से हटा देता हूँ। ये बेटा सारा का सारा जी, ये पूरा क्वेश्चन बेटा। बाकी नेक्स्ट पेज की तरफ जब हम जाएंगे तो वहाँ पे भी मैं आपको बता दूंगा। ये बेटा हमारे पास है मार्च 2020-22 के पेपर का क्वेश्चन। सिलिकॉन इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बाय मास ऑफ अर्थ क्रस्ट। In industry, silicon is extracted from SiO2 with the reaction with carbon over this temperature। यहाँ पे आपके पास केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड फिजिकल स्टेट लाजमी देखिएगा सॉलिड, कार्बन फिजिकल स्टेट सॉलिड, सिलिकॉन लिक्विड क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है, और कार्बन मोनोऑक्साइड फिजिकल स्टेट गैस। एक्सप्लेन वाई एंट्रोपी डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन 1 इज पॉजिटिव। तो अब मैंने यहाँ पे आपको फिजिकल स्टेट स्पेसिफिकली बताया। अब बड़ी इजीली देख सकते हैं कि आपके पास 2 सॉलिड कंपाउंड आर चेंजिंग इनटू अ लिक्विड एंड अ गैस बेटा आपके पास। तो यही चीज़ बेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि गैस की एंट्रोपी लिक्विड से ज़्यादा होती है एंड लिक्विड इज हैविंग मोर एंट्रोपी एज कम्पेयर टू सॉलिड। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टू सॉलिड
compounds change into a liquid and a gas। तो ये बेटा हमारे पास है जी। अब अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें, रिएक्शन 1 इज हाईली एंडोथर्मिक, suggest the effect of an increase in temperature on feasibility of reaction, explain your answer। अब बेटा आप लोगों को आइडिया होगा, आप सब बच्चों को मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो किसी किस्म का। हमने ना ये चीज़ पढ़ी थी कि हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे तो हम स्टैंडर्ड लिख देते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन माइनस टी डेल्टा एस नॉट। अब बेटा डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव है, डेल्टा एस इज आल्सो पॉजिटिव। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये वाली वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अब बेटा जब ये वैल्यू इंक्रीज होगी टी डेल्टा एस, इट विल बिकम एट स्पेसिफिक टेम्परेचर ग्रेटर देन डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। तो जब ये डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन से ये वाली वैल्यू ग्रेटर होगी और यहाँ पे साइन नेगेटिव है, तो आपके पास डेल्टा जी जो है बेटा वो नेगेटिव हो जाएगा। एंड व्हेन डेल्टा जी इज नेगेटिव तो हम कहते हैं रिएक्शन इज फीजिबल, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एज वेल। तो हम इसी चीज़ को यहाँ पे 2 स्कोर के लिए बेटा लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे बेटा, हम यहाँ पे लिख रहे हैं एज temperature increases, T delta S becomes greater than delta H of reaction। अब जब ये डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन से ग्रेटर हो जाएगा, सो डेल्टा जी बिकम्स, एक मिनट, मोर को हम नहीं लिखते, हम यहाँ पे लिख देते हैं बिकम्स नेगेटिव, क्योंकि हो सकता है शुरू में वो पॉजिटिव हो, तो डिपेंड करता है बेटा, बिकम्स नेगेटिव एंड रिएक्शन becomes feasible at higher temperature। तो ये बेटा आपके पास चीज़ आ जाती है। यहाँ पे याद रखिएगा हमने 2-3 चीज़ों पे फोकस करना है। हमने एट एवरी कास्ट कंपैरिजन करना है टी डेल्टा एस और डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन का। हमने लाजमी यहाँ पे बताना है कि हमारे पास इस चेंज से डेल्टा जी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, डेल्टा जी की क्या सिचुएशन है। अब जब डेल्टा जी नेगेटिव होगा आपके पास, देन रिएक्शन विल बिकम फीजिबल, देन रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जो हमारे पास बहुत ज़्यादा पुराने पेपर्स हैं वहाँ पे आपको जो शुरू वाले 2016 से ये गिब्स फ्री एनर्जी का कंसेप्ट है हमारे पास, वहाँ पे टर्म स्पॉन्टेनियस यूज़ किया जाता था। आजकल फीजिबल ज़्यादा यूज़ की जाती है, तो कोई ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है बेटा। नेक्स्ट बेटा आपके पास है सिलिकॉन इज प्योरीफाइड by first heating with the steam of HCl to form SiHCl3, SiCH3, then distilled, removed over the impurities। ये यहाँ पे इसने इक्वेशन दिया है, हमें टेबल दिया हुआ है। यहाँ पे एग्जामिनर कह रहा है कि आपने टेबल 2.1 यूज़ करते हुए डेल्टा एस एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन जो है वो कैलकुलेट करना है। अब बेटा आप सबको आइडिया होगा कि हम जब कभी भी एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, हम डेल्टा एस भी सिंपल लिख सकते हैं, डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन भी लिख सकते हैं, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम भी लिख सकते हैं। इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू टोटल एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। तो अब बेटा आपके पास प्रोडक्ट में हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन की एंट्रोपी यहाँ पे गिवन है, SiHCl3 आपके पास है, उसकी वैल्यू गिवन है। चूंकि दोनों का 1 मोल है तो हम दोनों की यहाँ पे वैल्यू ऐड कर देते हैं। 131 विच इज द एंट्रोपी चेंज आपके पास, सॉरी एंट्रोपी ऑफ हाइड्रोजन, प्लस
314 विच इज एंट्रोपी ऑफ SiHCl3 माइनस, अब बेटा हम रिएक्टेंट की बात करते हैं। रिएक्टेंट में 1 मोल सिलिकॉन का है, 3 मोल HCl के हैं। चूंकि 3 मोल हैं तो हम 3 से HCl के एंट्रोपी को मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो सिलिकॉन की एंट्रोपी बेटा आपके पास जाती है 19 प्लस 3 इंटू 187। अब बेटा अगर आप कैलकुलेट करें, आपके पास कैलकुलेटर वगैरह होगा, तो आपके पास आंसर आ जाता है -135 जॉल पर केल्विन पर मोल बेटा। तो याद रखिएगा, इसमें यहाँ पे ये जो 3 है ये हमने कहाँ से यूज़ किया बेटा, ये 3 मोल ऑफ HCl। और हमने कैसे वैल्यू कैलकुलेट की, टोटल एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स। अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब मैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन में जब हम आएंगे तो यहाँ पे एग्जामिनर कह रहा है ये बेटा आपके पास रिएक्शन है SiHCl3 H2 सिलिकॉन 3 HCl और डेल्टा H ऑफ रिएक्शन उसने हमें दिया हुआ है। ये भी बेटा काइंडली आप इसकी स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा। यूज दिस इंफॉर्मेशन एंड योर आंसर B1, calculate the temperature in Kelvin which reaction 3 become feasible, show you are working if you are unable। अब आपने चूंकि ऑलरेडी डेल्टा एस की वैल्यू कैलकुलेट किया, लिहाजा आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बेटा जी। वो इफ़ यू आर अनेबल तो उसने एक वैल्यू हमें दी हुई है। अब बेटा याद रखिएगा, हम लोग जब कभी भी टेम्परेचर की कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पे हम सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं कि हमारे पास स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन माइनस टी डेल्टा एस नॉट। अब हम ये कहते हैं कि रिएक्शन कब फीजिबल होगा, व्हेन डेल्टा जी, अब मैं डेल्टा जी इसलिए कह रहा हूं, डेल्टा जी नॉट नहीं, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, व्हेन डेल्टा जी इज नेगेटिव। अब हम कैलकुलेशन के लिए यहां पे अज्यूम करते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू 0। अब जब बेटा आपने 0 यहां पे लिखा तो आपको आइडिया हो गया कि 0 इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन माइनस टी डेल्टा एस नॉट। और इसी को अगर आप रीअरेंज कर लें तो आपके पास टेम्परेचर आ जाएगा डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय डेल्टा एस नॉट। रीअरेंज बेटा हमने कैसे किया, ये माइनस टी डेल्टा एस को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, ये नेगेटिव है, ये प्लस हो जाएगा। अब टी को हमने सब्जेक्ट बनाना है, डेल्टा एस को हमने डिवाइड कर दिया। तो ये बेटा आपके पास बिल्कुल बेसिक अलजेब्रा का वे है जी। अब बेटा यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं। यहाँ पे हमने टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे देखिएगा डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन का यूनिट हमें एग्जामिनर ने दिया हुआ है 219.3 किलो जॉल पर मोल, जबकि एंट्रोपी का यूनिट होता है जॉल पर मोल पर केल्विन। तो पहले नंबर पे आपने एंट्रोपी के यूनिट को कन्वर्ट करना है किलो जॉल में, 1000 डिवाइड करना है, पहली चीज़ बेटा। दूसरी चीज़, ये जो बेटा एंट्रोपी आपके पास है ये इस रिएक्शन की, ये मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, इस रिएक्शन की, रिएक्शन नंबर 2 की बेटा। अब गौर से देखिएगा बेटा, रिएक्शन नंबर 3, यहाँ पे मैं इन दोनों को एक साथ वो कर लेता हूँ। ये रिएक्शन 2 बेटा आपको नजर आ रहा है, ये वाला, ये रिएक्शन 3, बोथ रिएक्शन आर रिवर्सेबल एक्चुअली। यहाँ पे SiHCl3 प्लस H2 रिएक्ट कर रहे हैं, सिलिकॉन प्लस 3 मोल ऑफ HCl बन रहे हैं। यहाँ पे सिलिकॉन प्लस 3 मोल ऑफ HCl रिएक्ट कर रहे हैं, दे आर चेंजिंग इनटू SiHCl3 प्लस हाइड्रोजन। इट मीन वट एवर इज द एंट्रोपी वैल्यू ओवर हेयर व्हेन रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पे एंट्रोपी की वैल्यू चेंज हो जाएगी 135 जॉल पर मोल पर केल्विन हो जाएगी, और हम इसे किलो जॉल में कन्वर्ट करेंगे। तो T इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन 219.3 डिवाइड बाय, ये 1000 डिवाइड करेंगे 0.135। अब बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा 162 बल्कि
आप इस पे प्रॉपरली डिवाइड करें तो आपके पास 1624.4 केल्विन आ जाएगा बेटा, नॉट 162 बल्कि 1624.4 केल्विन। आप बेशक 0.4 को इग्नोर भी कर सकते हैं, राउंड ऑफ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है बेटा। अब इस क्वेश्चन में मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दो कॉमन मिस्टेक। पहली मिस्टेक, बच्चे यूनिट की केयर नहीं करते। सेकेंडली, वो नेगेटिव का साइन अप्लाई करके सोच रहे होते हैं आंसर विल बी नेगेटिव। हालांकि ये रिएक्शन जिसकी आपने डेल्टा एस कैलकुलेट की और जिसमें हमने टेम्परेचर कैलकुलेट करना, बोथ आर डिफरेंट। एक में रिएक्टेंट, दूसरे के प्रोडक्ट, दे आर रिवर्सेबल टू ईच अदर, तो साइन चेंज हो जाएगा जी। अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन एज वेल। ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन अगेन एंट्रोपी के। अच्छा, कुछ क्वेश्चन एंट्रोपी के होंगे, आगे फिर हमने एनर्जी चेंज और उसके क्वेश्चन करने हैं। अगर किसी बच्चे ने बोर्नहाइबर साइकिल को प्रॉपरली डिटेल में समझना है तो उसकी मेरी 2 वीडियोज़ अवेलेबल हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ बोर्नहाइबर साइकिल के ही क्वेश्चन हैं बेटा, और उसका कंसेप्ट 2020-21 का है बेटा। स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज, 3 स्पीशीज़ हैं, गिवन है। Calculate the delta S, exactly same formula, same concept, total entropy of product minus total entropy of reactant, वो बेटा हम लोग यहाँ पे करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे standard entropy change। प्रोडक्ट में 2 मोल हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन की एंट्रोपी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मोल ऑक्सीजन का है तो एंट्रोपी ऑफ ऑक्सीजन एज इट इज लिखेंगे। 2 मोल वाटर के हैं तो वाटर की एंट्रोपी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वैल्यू बेटा हम पुट करते हैं, 2 इंटू हाइड्रोजन की है 131 प्लस बेटा ऑक्सीजन की एंट्रोपी है 205 माइनस 2 इंटू वाटर की एंट्रोपी है 70। इसको बेटा आप कैलकुलेट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 327 जॉल पर केल्विन पर मोल। अब बेटा आपके पास बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आ गया। डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन इज प्लस 572 किलो जॉल पर मोल। याद रखिएगा यूनिट इज किलो जॉल पर मोल। डेल्टा जी आपने कैलकुलेट करना है, यहाँ पे ऊपर साइन भी इंडिकेट कर रहा है स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन पे टेम्परेचर होता है 298 केल्विन। तो हम यहाँ पे बेटा फार्मूला पुट करेंगे, delta G is equal to delta H of reaction minus T delta S naught। delta H of reaction की वैल्यू है 572, टेम्परेचर इज 298। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास एंट्रोपी का यूनिट जॉल यहाँ पे गिवन है, जॉल पर केल्विन पर मोल, जबकि यहाँ पे डेल्टा एच एफ रिएक्शन के लिए किलो जॉल हमने यूज़ किया है पर मोल। तो आपने इस जॉल्स को किलो जॉल में कन्वर्ट करना है, तो आप 1000 डिवाइड करेंगे, जब 327 पे 1000 डिवाइड करेंगे तो इट विल बिकम 327। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा लाजमी बेटा, 474.6 आपके पास। अब बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम आते हैं, प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑफ। अच्छा, एक छोटी सी चीज बिफोर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल्टा जी जब पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब है कि आपके पास रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, सो दिस रिएक्शन कैन नॉट अकर एट स्टैंडर्ड कंडीशन एट 298 केल्विन। अब एग्जामिनर कह रहे हैं प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन स्पॉन्टेनिटी ऑफ दिस रिएक्शन, एक्सप्लेन योर आंसर। अब बेटा बहुत आसान सी चीज है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो माइनस टी डेल्टा एस विल बिकम मोर नेगेटिव। आप यूं भी कह सकते हो टी डेल्टा एस विल बिकम ग्रेटर देन डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, रिएक्शन विल बिकम मोर स्पॉन्टेनियस। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अच्छा, आपकी अपनी मर्जी, आप ये भी लिख सकते हो टी डेल्टा एस बिकम ग्रेटर देन डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। वो मैं ऑलरेडी एक जगह पे लिख चुका हूं, अब मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख रहा हूं, माइनस टी डेल्टा एस नॉट
becomes more negative delta G becomes negative and reaction becomes spontaneous feasible, जो भी आपका दिल करे जी। अब बेटा नेक्स्ट आपके पास अगेन डेफिनेशन का सेक्शन है बेटा जी, बहुत आसान सा है। डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा, एक चीज़ बेटा आपने याद रखना है, यहाँ पे एग्जामिनर ने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात नहीं की, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात नहीं की। अब आप सबको आइडिया होगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो हमारे पास होती है दैट इज़ ऑलवेज एक्सोथर्मिक। वो रेयर किस्म की कुछ मेटल्स हैं, वो आपको इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे एंडोथर्मिक हो सकती है, लेकिन हम A2 लेवल पे यही कहते हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ एक्सोथर्मिक। सेकंड या थर्ड या सो ऑन जो बाकी होती हैं वो रिपल्शन बिटवीन एनाइन एंड इलेक्ट्रॉन एंडोथर्मिक होती है। अब जब इस तरह की सिचुएशन आती है जहाँ पे एग्जामिनर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करता है, नॉर्मली आप देखेंगे मार्किंग स्कीम्स वगैरह में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की ही डेफिनेशन लिखी जाती है, लेकिन आप ओवरऑल एक जनरलाइज भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं कोशिश करूंगा हम ऐसी डेफिनेशन लिखें विच कैन बी एप्लीकेबल फॉर एनीथिंग। हम यहाँ पे चेंज इन एंथैल्पी की बात करेंगे, तो हम लिखेंगे एंथैल्पी चेंज, मीन कि अगर ये फर्स्ट के लिए है तो एक्सो, सेकेंड या थर्ड के लिए है तो एंडो, जो भी है। व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स, अब जब गैसियस एटम होंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आप यहां पे लिख सकते हो आर आइन एस वेल। जरूरत नहीं है, मैंने इसलिए ब्लैक कलर से लिख दिया, एटम ही लिख दें तो ज्यादा अच्छी चीज है। 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स gained 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या क्या है बेटा, मैं दोबारा से बता देता हूं, चेंज इन एंथैल्पी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी एक्सो, सेकेंड या थर्ड तो आपके पास एंडो। व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस एटम, अगर सेकेंड होती तो हम आयन लिखते, एनाइन लिखते। गेन्ड 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेन चीजें क्या हैं, फिजिकल स्टेट को स्पेसिफाई करना है गैसियस, मोल को स्पेसिफाई करना है 1 मोल, चाहे एटम या आयन का है या इलेक्ट्रॉन का है, और चेंज इन एंथैल्पी। तो आपको 2 स्कोर मिल जाएंगे बेटा। नेक्स्ट बेटा आपके पास आ जाता है, एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है राइट एन इक्वेशन फॉर द प्रोसेस करस्पॉन्डिंग टू सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब बेटा बहुत ही आसान सी चीज है, एएस से आप यूनिट 1 से करते आ रहे हैं। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी मीन वी वांट टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन, और सेकेंड इलेक्ट्रॉन हम कब रिमूव करेंगे, जब हम ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर चुके हो, मीन आपके पास कैल्शियम पॉजिटिव चार्ज हो। फिजिकल स्टेट आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए गैसियस, इट इज चेंजिंग इनटू कैल्शियम 2 पॉजिटिव गैसियस बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बेटा हमारे पास आ जाती है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब बेटा ये हमें एग्जामिनर कुछ डाटा दे रहा है, एक चीज याद रखिएगा, 2022 टू ऑनवर्ड वट एवर इज द डाटा रिक्वायर्ड फॉर द क्वेश्चन वो टेबल में गिवन होगा। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको एग्जामिनर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दे। बिफोर 2022 यानी अप टू नवंबर 2021 कुछ इंफॉर्मेशन हमने डाटा बुकलेट से भी यूज करनी होती है। यहां पे आ जाते हैं बेटा हम इस क्वेश्चन की तरफ। ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज O2 डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। यहां पे एग्जामिनर कह रहा है यूज द डाटा इन द क्वेश्चन, कैलकुलेट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ दिस।
तो अब बेटा हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर देखें, आपको आइडिया होगा कि एग्जामिनर हमें एंथैल्पी चेंज हाफ मोल ऑफ O2 गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्साइड आयन इसमें दे रहा है, और हमें एग्जामिनर जो है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन दे रहा है, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिएगा बेटा, मैं यहाँ पे आपके सामने एक एनर्जी साइकिल बना लूँगा। 3 स्कोर का चूँकि क्वेश्चन है तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा। 1/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैसियस, इट इज चेंजिंग इनटू O गैसियस। आपको पता है ये जो चेंज है, दिस चेंज इज आल्सो नोन एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। और अगर आपके पास डाई एटॉमिक गैसेस हों तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो होती है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ये बेसिकली बॉन्ड एनर्जी डिवाइड बाय 2 होती है। तो आपकी अपनी मर्जी, आप यहां पे बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डिवाइड बाय 2 भी लिख सकते हो, और आप यहां पे अगर कैलकुलेट करना चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास ये आपके पास एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन x भी आप लिख सकते हैं जी। अब बेटा सिचुएशन क्या है, एग्जामिनर हमें ये इक्वेशन दे रहा है कि हमारे पास ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज वेल एज सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इट इज चेंजिंग इनटू O-2 गैसियस। और अगर आप यहाँ पे वैल्यू देखें बेटा, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू -162 है, सेकंड की 844 है जी। तो -142 प्लस 844। अब बेटा ये जो आपके पास 1/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, ये मैं यहाँ पे इसे बल्कि शेडेड कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। ये इक्वेशन, इट इज आल्सो गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं, एंड इट इज चेंजिंग इनटू दिस बेटा। यहाँ पे आप देख सकते हो +951 है। अब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया, हेस्ला आप अप्लाई कर सकते हो। आप बड़ी क्लियरली देख सकते हो कि आपके पास बॉन्ड एनर्जी, या यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी कह सकते हैं, ऑफ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 951 अकॉर्डिंग टू लॉ, माइनस इंटू -142 प्लस 844। तो अब बेटा आप इसकी फाइनल कैलकुलेशन करेंगे और आपके पास आंसर आ जाता है 498। अब बेटा अगर आप इसकी जगह पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लिखते तो फिर जो भी आपका आंसर आता आप उसे 2 से मल्टीप्लाई करते, योर फाइनल आंसर विल बी सेम बेटा जी। तो ये आपके पास 498 किलोजोल पर मोल आ गया बेटा। अब बेटा ये वो क्वेश्चन है जो हम पहले ही डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अट्रैक्शन होती है बिटवीन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में चूंकि प्रोटॉन हमारे पास चार्ज्ड पार्टिकल हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल, तो आप प्रोटॉन भी लिख सकते हैं एंड इलेक्ट्रॉन। तो आप यहां पे लिख सकते हैं ड्यू टू attraction between न्यूक्लियस में चूंकि प्रोटॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यू कैन राइट प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन। अट्रैक्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। अब बेटा वो नेक्स्ट आपसे कह रहा है सुजेस्ट वाई सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज पॉजिटिव। अब सेकंड कब होगी? जब ऑलरेडी उसके ऊपर माइनस चार्ज होगा। तो ऑक्साइड आयन, एनाइन और इलेक्ट्रॉन दे रिपेल ईच अदर। ड्यू टू रिपल्शन ये हमारे पास एंडोथर्मिक होती है। तो आप यहां पे लिख सकते हो ड्यू टू रिपल्शन between O- gaseous anion and इलेक्ट्रॉन। तो ये बेटा हमारे पास आ जाती है। यहां तक है बेटा किसी बच्चे को कंफ्यूजन?
कोई प्रॉब्लम बेटा जी? अच्छा, नेक्स्ट बेटा एग्जामिनर हमें कह रहा है कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अब फिर बेटा हम उसी तरीके से हमें एग्जामिनर जो डाटा दे रहा है हम उस डाटा को देख के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा बेटा, मैंने शुरू में आपको कहा कि हम 10 क्वेश्चन करेंगे लेकिन वीडियो लेंथी हो जाएगी, हम 5 करेंगे और 5 का दोबारा से मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा जी। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पे बेटा हम डाटा देखते हैं। हमें एग्जामिनर जो है लेटेस्ट एनर्जी ऑफ कैल्शियम भी दे रहा है, कैल्शियम सॉलिड चेंजिंग इनटू कैल्शियम पॉजिटिव 2 गैसियस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये भी दे रहा है, और ऑक्सीजन गेनिंग इलेक्ट्रॉन चेंजिंग इनटू O-2 ये भी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। तो हम इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए यहाँ पे ये लिख सकते हैं बेटा, कैल्शियम सॉलिड plus 1/2 mole of oxygen gaseous, it is changing into calcium oxide solid. This change is known as standard enthalpy of formation. अब बेटा कैल्शियम सॉलिड चेंजिंग इनटू कैल्शियम 2 पॉजिटिव गैसियस, अगर आप क्वेश्चन में देखें तो एग्जामिनर ने हमें इसकी वैल्यू दी हुई है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और यहाँ पे कितनी वैल्यू दी है ये 1 मिनट टेबल से हम देख लेते हैं, 1933 बेटा आपके पास जी। तो यहाँ पे आप इस वैल्यू को लिख लेते हैं। अब बेटे जो ऑक्सीजन आपके पास है इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन, और वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, कैल्शियम इज लूजिंग दोज इलेक्ट्रॉन, इट इज चेंजिंग इनटू O-2 गैसियस। ये बेटा आपके पास इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में आप देखेंगे 951 है। अब बेटा कैल्शियम आयन गैसियस प्लस ऑक्साइड आयन गैसियस चेंजिंग इनटू कैल्शियम ऑक्साइड गैसियस, इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट एनर्जी। इसकी वैल्यू भी बेटा यहाँ पे टेबल में गिवन है -3517। तो ये बेटा -3517। अब आपके पास सिंपल हैसला बन गया बेटा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1933 ये वाली प्लस 951 प्लस इंटू -3517 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा -633 किलो जॉल पर मोल बेटा आपके पास जी। अब बेटा हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ जाते हैं, रेडियम, अच्छा ये सॉरी ये रह गया था। द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ लिथियम फ्लोराइड इज दिस मच, identify the factor that caused the latest energy of calcium oxide to be more exothermic than lithium fluoride. Explain why this factor caused the difference in the energy. अब बेटा याद रखिएगा कैल्शियम और लिथियम ये डिफरेंट पीरियड से बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर आप चार्ज की बात करेंगे तो कैल्शियम के ऊपर चार्ज +2 है, लिथियम के ऊपर +1 है। सेम इज द केस ऑक्साइड के ऊपर -2 चार्ज है, फ्लोराइड के ऊपर -1 है। तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि कैल्शियम आयन एंड ऑक्साइड आयन हैज़ हायर चार्ज डेंसिटी, और जब चार्ज डेंसिटी ग्रेटर होगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर होगी। तो ये बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे ड्यू टू higher charge density of calcium ion gaseous and oxide ion gaseous। अब हमने स्पेसिफाई कर दिया रीजन हमारे पास चार्ज डेंसिटी है बेटा, electrostatic force of attraction between ions is higher, is stronger आपके पास। तो ये बेटा आपके पास है, आप बेशक स्ट्रॉन्गर लिख सकते हैं, जो बेटा आपका दिल करे जी। यहाँ तक बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा जी?
अब बेटा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे एग्जामिनर हमें कह रहा है डिफाइन लेटेस्ट एनर्जी, और 2 स्कोर का बेटा हमारे पास क्वेश्चन है। अब बेटा लेटेस्ट एनर्जी की डेफिनेशन डेफिनेटली आप सारे बच्चों को पता होगी, याद रखिएगा लेटेस्ट एनर्जी इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। तो आप बेशक यहाँ पे हीट गिवन आउट की भी बात कर सकते हैं, चेंज इन एंथैल्पी की भी बात कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखते हो हीट गिवन आउट, या आप यहां पे लिखते हो चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक लेटेस्ट भी आप लिख सकते हो, फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स गैशियस आयंस। याद रखिएगा लेटेस्ट एनर्जी के लिए जो हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं दे आर ऑलवेज गैशियस आयंस। प्रोडक्ट होता है आयनिक कंपाउंड, उसका 1 मोल, और रिएक्टेंट हमारे पास होती हैं गैशियस आयन। चूंकि गैशियस आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसलिए हम कहते हैं हीट इज गिवन आउट बेटा। अब बेटा वो नेक्स्ट कह रहे हैं आपके पास, अच्छा ये बेटा टेबल इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बेटा नेक्स्ट में वो कह रहे हैं कि आपके पास राइट एन इक्वेशन फॉर द प्रोसेस करस्पॉन्डिंग टू सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब देखिए बेटा व्हेन वी आर यूजिंग द टर्म सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसका मतलब है कि ऑलरेडी उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ था, तो S माइनस गैशियस, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, बेसिकली 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज चेंजिंग इनटू S माइनस 2 गैशियस बेटा। अब यहां पे बेटा हम लोग आ जाते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सल्फर S8 ऑक्टाएटॉमिक, आप लोगों को याद होगा बेटा ये सल्फर का स्ट्रक्चर होता है, 1 सल्फर 2 सल्फर 3 4 5 6 7 और 8, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, क्राउन स्ट्रक्चर भी इसे कहा जाता था। ये एस में आप लोगों ने उसके पढ़ा होगा बेटा। यहाँ पे आ जाते हैं सॉलिड स्टेट है। यूज द डेटा इन दिस क्वेश्चन, कैलकुलेट द एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन S8 इंटू 8 सल्फर। ये बेटा टेबल मैंने आपको कहा है कि आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको आइडिया हो, जब मैं यहाँ पे डेटा यूज़ करूँ तो आपको प्रॉब्लम ना हो बेटा। अब बेटा अगर आप यहाँ पे इस टेबल को देखें तो 1/S8 गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन S माइनस 2, ये इंफॉर्मेशन हम यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे सल्फर चूँकि 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो हम सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ को यूज़ करेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सल्फर एज वेल। तो मैं यहाँ पे पहले नंबर पे बेटा आपके सामने एक इक्वेशन सी बना देता हूँ, 1/8 S8 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके S माइनस 2 गैशियस में चेंज हो रहा है। ठीक हो गया बेटा जी। ये वो चीज़ें जो हमें एग्जामिनर ने, यहाँ पे इसकी फिजिकल स्टेट भी आप लिख सकते हो, सॉलिड बेटा, ये हमें एग्जामिनर ने बताई हुई है वैल्यू। इसकी वैल्यू एग्जामिनर हमें कह रहा है कि आपके पास +55 है। अब बेटा S8 को आपने पहले नंबर पे सल्फर गैशियस में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हम इसे कहेंगे, इसे X कहेंगे। अब बेटा ये जो सल्फर है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मीन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज वेल एज सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो उनकी वैल्यू बेटा आप यहाँ पे पुट कर देंगे। वन ऑफ देम इज माइनस, एक मिनट कितनी है बेटा, -200 बेटा। अब बेटा अगर आप हेसला अप्लाई करें तो आपको आइडिया होगा कि ये 555 इज इक्वल टू X प्लस इंटू -200 प्लस 532। तो अब बेटा अगर आप X की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो X की वैल्यू आ जाती है 223। अब एक चीज़ ध्यान में रखनी है, हमारा टारगेट सिर्फ S फाइंड करना नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन में S8 8 सल्फर गैशियस एटम में चेंज हो रहे हैं। हमने यहाँ पे जो कैलकुलेट किया वो 1/8 को
1 सल्फर एटम में चेंज किया, इट मीन कि इस केस में ये जो चेंज है S8 इंटू 8 सल्फर वो इससे 8 टाइम ग्रेटर होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर S8 सॉलिड इंटू 8 सल्फर गैशियस 8 मल्टीप्लाई बाय 223, तो ये बेटा आपके पास आंसर आ जाता है 1748 किलो जूल पर मोल। अब बेटा हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में एग्जामिनर कह रहे हैं कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेडियम सल्फाइड। अब बेटा यहाँ पे हम पहले नंबर पे उसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, फिर बेटा हम देखेंगे कि हमें क्या क्या डेटा एग्जामिनर दे रहा है बेटा। तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है रेडियम Re फिजिकल स्टेट सॉलिड प्लस 1/S8 फिजिकल स्टेट सॉलिड, इट इज चेंजिंग इनटू रेडियम सल्फाइड सॉलिड। इसको बेटा हम कह देते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब बेटा अगर आप क्वेश्चन में डेटा को देखें तो एग्जामिनर रेडियम सॉलिड को Ra2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और इस कंप्लीट चेंज की वैल्यू दे रहा है 1619। तो ये बेटा वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं, हम कहते हैं कि इट इज चेंजिंग इनटू Re2 पॉजिटिव गैशियस और इसकी वैल्यू आ जाती है 1619 प्लस। अब बेटा ये जो रेडियम सॉलिड है ये गैशियस में चेंज हुआ, फिर फर्स्ट आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए, वही 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर गेन करेगा और इसकी भी बेटा एग्जामिनर ने हमें कंप्लीट चेंज बताई है। ये हमने ऊपर भी यूज़ किया है 555, हम ये बेटा वैल्यू यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं S2 माइनस गैशियस। अब बेटा ये जो 2 आयन्स हैं आपके पास, These ion will change into radium sulfide और रेडियम सल्फाइड इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट एनर्जी। तो आप दोबारा से इस डेटा बुकलेट से देखेंगे लेटेस्ट एनर्जी की ये एंड में वैल्यू दी हुई है, मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ बेटा, ये वाली -2612, ये वैल्यू बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे -2612। अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि आपके पास हेसला अगर हम अप्लाई करें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये आपके पास 1690 प्लस 555 प्लस आपके पास इंटू -2612। आप कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर, योर आंसर विल बी -438 किलो जूल पर मोल आ गया। अब बेटा नेक्स्ट आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है, डेफिनेटली डिटेल में आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्टेट 2 मेजर फैक्टर दैट इफेक्ट द न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड ऑफ लेटेस्ट एनर्जी। याद रखिएगा लेटेस्ट एनर्जी हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी मीन चार्ज ऑन आयन ओवर साइज ऑफ आयन। अब इसमें एनाइन और कैटाइन दोनों होते हैं, तो इसलिए हम दोनों को स्पेसिफाई जब करेंगे तो हम सबसे पहले जब चार्ज की बात करेंगे तो हम वहाँ पे आयनिक चार्ज का प्रोडक्ट देखते हैं। बेशक आपको मार्किंग स्कीम्स कुछ में, कुछ पास्ट पेपर में सिर्फ और सिर्फ आयनिक चार्ज भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन इन रियलिटी इन एक्चुअली इट इज प्रोडक्ट ऑफ आयनिक चार्जेस। यानी लेट से आपके पास 2 और 2 चार्ज है +2 -2, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे बेटा। दूसरे नंबर पे बेटा हमारे पास आयनिक रेडियस जिसमें एनाइन कैटाइन दोनों का होता है, तो यहाँ पे आयनिक रेडियस को हम ऐड करते हैं, सम करते हैं। बेशक आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लिख सकते हैं आयनिक रेडियाई, और रेडियस भी आप लिख सकते हैं अगर किसी एक आयन की आप बात करें, सम ऑफ आयनिक रेडियाई। ये बेटा 2 फैक्टर है। अब बेटा वो नेक्स्ट कह रहा है फॉर ईच फैक्टर यू हैव टू आइडेंटिफाई स्टेट वेदर इट टेंड टू मेक द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ रेडियम सल्फाइड मोर और लेस एक्सोथर्मिक एज कंपेयर टू सोडियम क्लोराइड। अब बेटा अगर हम चार्ज की बात करेंगे तो रेडियम सल्फाइड के ऊपर चार्ज ग्रेटर है। जब चार्ज ग्रेटर होगा तो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ आयनिक चार्ज ज़्यादा है, तो इट शुड बी मोर एक्सोथर्मिक। लेकिन जब हम साइज की बात करेंगे
तो हम कहेंगे कि हमारे पास रेडियम सल्फाइड में जो सम ऑफ आयनिक रेडियाई है वो भी लार्जर है, तो लेटेस्ट एनर्जी को लेस एक्सोथर्मिक होना चाहिए। तो हम दोनों को सेपरेटली इंडिपेंडेंटली यहां पे लिखेंगे बेटा। तो हम पहले नंबर पे यहां पे लिख रहे हैं, किसके लिए बेटा? हम पहले नंबर पे आयनिक चार्ज की बात कर रहे हैं। फॉर आयनिक चार्ज यहां पे हम कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट एनर्जी ऑफ रेडियम सल्फाइड सॉलिड will be more exothermic due to higher charge on ions। जब ग्रेटर चार्ज होंगे, हायर चार्ज होंगे, तो ऑब्वियसली हम कहेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ग्रेटर है आपके पास। दूसरे नंबर पे बेटा हम कहेंगे कि अब साइज की जब हम बात करेंगे तो याद रखिएगा रेडियम आयन का साइज आपके पास एज कंपेयर टू सोडियम आयन लार्जर है। सल्फाइड का साइज जो है वो हमारे पास लार्जर है एज कंपेयर टू क्लोराइड। तो यहां पे हम लिखेंगे ये सेकंड फैक्टर फॉर आयनिक रेडियाई, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ latest energy of radium sulfide solid will be less exothermic due to higher sum of ionic radii of रेडियम 2 पॉजिटिव एंड सल्फाइड 2 नेगेटिव। तो याद रखिएगा हमने दोनों फैक्टर की बात की। अकॉर्डिंग टू वन फैक्टर इट शुड बी मोर एक्सोथर्मिक, अकॉर्डिंग टू सेकंड फैक्टर इट शुड बी लेस एक्सोथर्मिक। पहले फैक्टर एक यहां पे मोर और यहां पे हम क्या कह रहे हैं बेटा? लेस एक्सोथर्मिक। अब बेटा हम यहां पे आ जाते हैं बेटा। यहां पे वो कह रहे हैं कि लेटेस्ट एनर्जी ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम फ्लोराइड, ये बेटा -7 और ये आप क्लियरली देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड की वैल्यू लेस एक्सोथर्मिक है एज कंपेयर टू रेडियम सल्फाइड। इसका मतलब है कि रेडियम सल्फाइड का वो फैक्टर जो हमें ये कह रहा है कि मोर एक्सोथर्मिक होनी चाहिए, दैट इज डोमिनेंट फैक्टर, और ये पहला फैक्टर है विच इज आयनिक चार्ज। तो हम इसी फैक्टर को बेटा यहां पे लिखेंगे। आपके पास एग्जामिनर कह रहा है डोमिनेंट फैक्टर, तो आप यहां पे लिखोगे आयनिक चार्जेस। आयनिक चार्जेस आपके पास क्या है? ये डोमिनेंट फैक्टर है। प्रोडक्ट ऑफ आयनिक चार्जेस भी बेशक आप लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ आयनिक चार्जेस। क्यों ये डोमिनेंट फैक्टर है? एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ latest energy of radium sulfide solid is more exothermic। क्या है बेटा? मोर एक्सोथर्मिक। ये देखिए ना बेटा, दो फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू आयनिक चार्जेस मोर, रेडियाई के मुताबिक इसे लेस। यहां पे जो हमें एग्जामिनर दे रहा है वैल्यू -2612, इट इज ग्रेटर देन द सोडियम क्लोराइड लेटेस्ट एनर्जी वैल्यू, इसलिए हम कहेंगे कि हमारे पास आयनिक चार्ज वाला मेजर फैक्टर है। बेटा ये 5 हमने क्वेश्चन किए हैं, फुल डिटेल में मैंने डिस्कस किए। अब मैं 5 क्वेश्चन की इस पूरी वर्कशीट के वो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वीडियोस जी, इंशाअल्लाह ताला जी। ठीक है बेटा, दुआओं में याद रखिएगा, अपने पेरेंट्स के लिए सबके लिए दुआएं कीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़ बेटा जी।